स्टूडेंट, जो आज आपका टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, कल मैंने आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बताया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख अंग है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख अंग माना गया है। कल मैंने तुम्हें बताया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, कहाँ लागू गई थी सबसे पहले? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है बबीता। उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, सब जगह इसको धीरे धीरे लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था मैंने तुम्हें बताया था वही गांव में जो चुनाव हो, गांव का कार्य वही स्थानीय लोग देखें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया था। लेकिन अगर हम देखें पंचायती राज व्यवस्था उतनी सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे रीजन था, गांव में जो था स्थानीय स्तर पर जल्दी जल्दी चुनाव नहीं हो पाते थे, तालमेल नहीं बैठ पाया था। उस तरीके से लोग प्रतिनिधि जो थे, प्रतिनिधि अपने फंड ना मिलने के कारण जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, जिसके कारण वो ज्यादा नहीं चली। तब सरकार ने 73वां संविधान संशोधन, देखो संविधान में संशोधन, जब जो हमारा संविधान बना हुआ है, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। जब उस संविधान में समय समय पर कुछ कमियां थी, कमियों को सुधारने के लिए संशोधन किए गए। तो तभी से 1 संशोधन, 2 संशोधन, 3 संशोधन। 73वां संविधान संशोधन क्या था? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। इसको 73वां संविधान संशोधन बोला गया और 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये कानून बन गया था। ध्यान से समझना कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। तो याद रखना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था, जब आपको मैंने कल बताया, इसे राजस्थान के नागौर से 1959 में शुरू कर दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। लेकिन उस तरीके से गांव का विकास नहीं हो पा रहा था। तब सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया, जो कि कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और हमारे संविधान में अनुसूचियां तुम्हें पता है? पहली अनुसूची, पहले 8 अनुसूची थी, तब उसके तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये एग्जाम में, जैसे कोई तुम कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें भी आता है कि 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और कहीं ना कहीं इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब 73वें संविधान संशोधन को यदि हम देखें तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ध्यान से समझिएगा। मैंने तुमसे कहा ना, पंचायती राज व्यवस्था तो पहले लागू हो गई थी, लेकिन उस तरह के ना काम हुए, ना लोग सेटिस्फाई हुए। लेकिन जब ये वाला 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, आज तक जो व्यवस्था चली आ रही है वो कहीं ना कहीं ये 73वें संविधान संशोधन से एज इट इज चली आ रही है, क्योंकि इसमें नियमों को सुधारा गया। कैसे? जिससे ग्राम सभा को पुनर्जीवित करके ग्राम तथा दूसरे स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की पूरे देश में स्थापना की गई। कहने का मतलब, जो ग्राम सभाएं थी उन्हें पुनर्जीवित करना, एक तरह से वो मर चुकी थी, उनमें कोई कार्य नहीं हो रहे थे, वो डंप हो गई थी। तब उन्होंने कहा था जितनी भी ग्राम सभाएं हैं इनको फिर से जीवित करो। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं दूसरे स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की
संपूर्ण देश में स्थापना की गई। साथ ही साथ इन्होंने कहा प्रत्यक्ष चुनाव नीति को अपनाया जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव नीति का मतलब हुआ जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा, लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके, जैसे होता है ना, ये प्रत्यक्ष रीति है। एक जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव कहेंगे, वो अप्रत्यक्ष रीति है। तुमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। डायरेक्टली हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव रीति बोलते हैं। जैसे अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, है ना, हमारे जो लोकसभा के जो भी हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, हम जाके उनको वोट देंगे, ठीक है, हमें उन्हें वोट देना है, तो हम उस वाले निशान पर बटन दबाएंगे। तो प्रत्यक्ष चुनाव नीति कहते हैं जब जनप्रतिनिधि खड़ा होता है, उम्मीदवार खड़ा होता है और सारी जनता चुनाव में भागीदार करती है। एडल्ट, हमारे यहाँ एडल्ट वो होते हैं जैसे चुनाव की रीति को अपनाया जाता है, वही चुनाव कर सकते हैं, वोट में भाग कर सकते हैं जो एडल्ट हैं, और हम अपने उम्मीदवार को चुनकर ला सकते हैं। तो ये व्यवस्था इसके तहत की गई। साथ ही साथ आपको पता है पूरे भारत में, हमारे भारत जो है जातिगत विविधता और धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। ऐसे बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें SC, ST, OBC इनके लोगों की जनसंख्या अधिक है। ऐसे में क्या होते थे, बड़े बड़े गांव में, जैसे मैं जमींदारी व्यवस्था बताती थी, पूरा गांव में लगभग 90% SC होते थे, तो जमींदार एक व्यक्ति उच्च कास्ट का होता था, वही सरपंच होता था, वही गांव का प्रधान होता था। ऐसे में वो निर्णय ले नहीं पाता था, कहीं ना कहीं उसके मन में बाइफर्केशन आ जाता था, कहीं ना कहीं विषमताएं उसके अंदर आ जाती थी। तो इसमें SC, ST और OBC के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों को आरक्षित कर दिया गया। पहले तो जनसंख्या को देखा गया, किस गांव में किस जाति की जनसंख्या कितनी है। अगर देखा गया कि इस गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो 80% से अधिक है, तो सरकार ने कहा कि इसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो अनुसूचित जाति का ही लड़ सकता है, कोई सामान्य जाति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे मैं तुमसे अभी उत्तराखंड में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, अब तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? कितनी सीटें हैं लोकसभा की उत्तराखंड में? वेरी गुड, नहीं पता था, बताया क्यों नहीं? कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ये 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कौन सी सीट है लोकसभा की? बबीता, नहीं पता? पता होना चाहिए, पढ़ाई करते हो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अल्मोड़ा सीट, अल्मोड़ा विधानसभा जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। अगर मैं 70 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, तो कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए? SC और ST। SC के लिए कितनी देखो 70 है ना ये सीट यहाँ विधानसभा की। SC की कितनी सीटें हैं यहाँ? नहीं पता, 13 सीट। ST के लिए 2 सीट, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बता रही हूं, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, स्थानीय लोगों की भागीदारी, देखो अभी हम बात कर रहे थे उसमें पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी। कहीं ना कहीं लोग, वही जमींदार लोग इलेक्शन लड़ लेते थे और वही गांव की सत्ता की बागडोर संभाले रखते थे। लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया, ये हमारी क्या देखरेख करेगा। तो इन सब विषमताओं को दूर करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1993 में लागू किया गया, उसमें SC यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया। आगे चलते हैं। साथ ही साथ आपको पता है हमारे देश की आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। आधी पुरुषों की है तो आधी महिलाओं की है, थोड़ा बहुत अंतर है ना। तो कहीं ना कहीं पंचायतों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। मतलब 1/3 स्थान, मतलब जैसे अगर हम बात करें 1/3 पद पे उम्मीदवार महिलाएं हो सकती हैं, कोई पुरुष उम्मीदवार नहीं हो सकते। एक तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया गया और साथ ही साथ 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। फिर इसमें जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं थी, जो इनका गठित किया जाता था, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित कर दिया गया। जो प्रधान चुन के आएगा वो सिर्फ 5 वर्ष तक कार्य करेगा। 5 वर्ष के उपरांत ये समाप्त हो जाती है। फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा से इनमें चुनावों को आयोजित किया जाता है। तो इनका कार्यकाल जो निश्चित किया गया, कितने वर्ष का किया गया? 5 वर्ष का। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि गांव की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की। जो आर्थिक विकास हुआ और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं का संचालन इसमें किए जाने की कहा गया और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई पंचायतों को कि अब आप आर्थिक विकास, उनको फंड भी प्रोवाइड। पहले क्या होता था कि यदि कुछ काम करना चाहे, गांव की कोई सड़क टूटी है तो पहले उसे पास करा के लाना, फंड नहीं होता था, वो बन ही नहीं पाती थी, या नहर की व्यवस्था करनी या नाली की व्यवस्था करनी। लेकिन अब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि पंचायतों को आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के लिए भी उनको अधिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही साथ पंचायतों के लिए आर्थिक स्रोत में वृद्धि, यानी आय के स्रोत में वृद्धि की गई। एक प्रधान को यह कहा गया अब गांव के रखरखाव, गांव की देखभाल, गांव में यदि कोई बीमारी फैल रही है, यदि आपको लगता है गांव में, जैसे अगर हम देखते हैं आज हमारे भारत के गांव की जो कंडीशन है काफी सुधर गई है, लाइट्स भी है, पानी भी है। अभी मैं इनके जब काम की बात, कार्य की बात करूंगी तो उसमें ये सब आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अधिक आय के स्रोत दिए गए कि आप स्वतंत्र हैं, आप कार्य करा सकते हैं। इसी प्रकार अधिक अधिकार देकर उनके कार्यों का विस्तार किया गया। पंचायतों को जो पहले के मुकाबले और अधिक अधिकार दिए गए, जैसे लघु सिंचाई, ठीक है, पेयजल। कई बार देखते थे हम बहुत से गांव में पानी होता ही नहीं था। गांव के लोग राजस्थान में या हमारे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में लोग दूर दूर से मटकों में पानी भर के लेके आते थे। लेकिन विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न जो हमारी बिजली की योजनाएं हैं, आज घर घर लाइट है, घर घर पानी है। तो मुझे कोई सा भी गांव यहाँ आसपास, टिहरी, आज हम नई टिहरी में मैं पढ़ा रही हूँ, मैं देखती हूँ रात को दूर दूर के छोटे छोटे गांव टिप टिम टिम करके चमचमाते रहते हैं, वहां तक लाइट पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं ये पंचायती राज व्यवस्था और खास तौर पर 73वें संविधान संशोधन जो कि सन 1993 में पारित किया गया, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसके माध्यम से संभव हो पाया है। अब यदि मैं पंचायती राज व्यवस्था के या 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को जो कार्य करने के अधिकार दिए गए, वो कार्य क्या थे? सड़क, पेयजल, लघु सिंचाई, नाली, नहरों का निर्माण। तुमने देखा होगा छोटी छोटी नहरों से सिंचाई की जाती है, उन नहरों के निर्माण की, पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषक समाज के लिए, खेती के लिए, उन्नत बीज के लिए,
अन्य सुविधाओं के लिए, गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, सबके लिए पंचायतों को अधिकार दिए गए। तो ये पंचायती राज व्यवस्था को जो थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख अंग माना जाता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, कल जो मैंने बताया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या था बबीता? हाँ बिल्कुल सही, सही। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो लाभ हो, लाभ नीचे की तरफ हो, ठीक है। जो नियम बनाए जाए वो स्थानीय समस्या को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाए। जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जहां कहीं ना कहीं जनता का शासन जनता के लिए, मैंने कहा था ना प्रत्यक्ष चुनाव नीति को अपनाया गया। ये क्या है? ये लोकतंत्र है। फिर लोकतंत्र में ये क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं, कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन। हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो एससी है, एसटी है, चाहे ओबीसी है, हर व्यक्ति को अधिकार है। तो ये है बच्चों पंचायती राज व्यवस्था का। कई बार पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, तो वो है ये, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए।